अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टुडे आप लोग आ जाएं, अपनी बुक्स ओपन करें और प्रोबेबली 243 पेज है या 242 पेज है, इस पर आप आइए। इनफैक्ट 241 पेज पे आपने आना होगा आज ना, अपनी बुक्स ओपन करके। तो आप आ जाएं 241 पेज पे। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो एक नई लिटरेरी डिवाइस यूफेमिज्म से स्टार्ट करेंगे। यूफेमिज्म क्या होता है और इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह ये आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। देखिए, यूफेमिज्म दरअसल ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि चीज़ों को यूफेमाइज कर देती है। अब यूफेमाइज करना क्या होता है? समटाइम हम डेली लाइफ के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हार्श होते हैं, जो आप नहीं यूज़ करना चाहते। आप क्या करते हैं? आप उनको यूफेमाइज कर देते हैं, ऐसे अंदाज में कहते हैं कि आ, अगले को वो बात जो है वो उतनी सख्ती से फील ना हो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको नज़र नहीं आता, तो हम उसे अंधा नहीं कहते, हम उसे नाबीना कहते हैं। नाबीना का मतलब ये होता है जिसकी नज़र ना हो। ठीक, तो हमने क्या किया? हमने उस वर्ड को यूफेमाइज कर दिया। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स बूढ़ा है, आप उर्दू में उसको बूढ़ा नहीं कहते, आप उसको मुअम्मर कह देते हैं, मुअम्मर। ठीक, इंग्लिश में जैसे आप किसी को सीनियर सिटीजन कह देते हैं, सीनियर सिटीजन मतलब क्या हुआ? ओल्ड मैन। लेकिन आप ओल्ड मैन नहीं कहते, सीनियर सिटीजन कह देते हैं, यूफेमाइज करते हैं चीज़ों को। इसको कहते हैं यूफेमिज्म, चीज़ों को यूफेमाइज करना। तो यहाँ हमारे पास अब देखें कि दो एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं। ही हैज़ फॉलन asleep, ही हैज़ पास्ड अवे भी करते हैं, फॉलन asleep भी करते हैं। तो मतलब क्या हुआ? ही इज डेड, राइट। इसी तरह नीचे वाले एग्जांपल देखें। यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, तो फेरी टेल क्या होता है? लाए। तो एग्जाम में क्या हो सकता है कि इस तरह का कोई सेंटेंस देकर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये किस चीज की एग्जांपल है? यूफेमिज्म, एंटीथेसिस, हाइपरबोली, मेटाफर, सिमिली, एपिग्राम और व्हाट? सो यू मस्ट नो दैट ये क्या होता है। यूफेमिज्म की दो एग्जांपल्स जो हैं वो मैं डिस्कस कर ली। उसके बाद है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इज वेरी क्लोज टू सनत तजाद इन उर्दू पोइट्री स्पेशली। तो इंग्लिश में एंटीथेसिस जो है वो पोइट्री में भी होता है, प्रोज में भी होता है, इनफैक्ट होती है। तो एंटीथेसिस जो है वो बेसिकली अपोजिट आइडियाज होते हैं ना, अपोजिट बाकायदा वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और उससे जो मीनिंग निकल रहा होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, जिसकी वजह से इसको हम जो है वो एंटीथेसिस कहते हैं। ठीक, तो आप अगर अपने पास यहाँ पर सामने बुक पे देखें तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि एंटीथेसिस जो है वो क्या है। पहले देखिए, मैन डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो इन में दोनों में देखें आपके अपोजिट जो है वो आइडियाज है दोनों क्लॉजेस के अंदर, कि मैन एक चीज करता है लेकिन खुदा को मंजूर नहीं होती। नोट दैट आई लव सीजर लेस। सीजर जो है ये एक रोम का हुक्मरान था, रूलर था। और जूलियस सीजर शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले भी है, उस प्ले के अंदर जो किंग है उसका नाम भी सीजर है। तो वो कहते हैं, नोट नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रूम मोर। ये दरअसल ब्रूटस कहता है।
उसी प्ले का एक कैरेक्टर है ब्रूटस। ब्रूटस जो है वो जूलियस सीजर का बड़ा वफादार जो है वो होता है और बड़ा इसके करीब होता है। होता दरअसल ये है कि पूरा इलाका जो है, उसकी पूरी सल्तनत जो है वो जूलियस सीजर के खिलाफ हो जाती है, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ हो जाती है वगैरह वगैरह। तो एंड में जो ब्रूटस उसका करीब तरीन मुलाजिम होता है, मुलाजिम कह लें या उसका मतलब उसकी उसकी कैबिनेट में शामिल होता है, अरिस्टोक्रेट होता है वैसे तो वो। तो एंड पे आके जो ब्रूटस है वो भी उसके खिलाफ हो जाता है। तो उसकी रीज़न ज़ाहिर है वो ये देता है कि किंग की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है और ये रूम के साथ ठीक नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड whom मोर। इसमें भी आप देखें कि कंट्रास्टिव आइडियाज जो हैं वो मौजूद है। अच्छा फिर देखिए, बेटर 50 years ऑफ यूरोप देन अ साइकिल ऑफ कैथरीन। ये एग्जांपल जो है वो दी जाती है कि यूरोप दरअसल, जो यूरोपियन लोग हैं वो यूरोप को अपने कल्चर का, अपने हेरिटेज का, अपनी रवायात का एक बड़ा, इस हवाले से वो अपने आप को रिच समझते हैं। तो इसलिए जो है वो किसी और कंट्री, अब कैसे जो है वो किसी किसी और जगह का नाम लेकर के वो यानी ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे कंट्री का जो कल्चर है वो उससे बहुत बेहतर है। तो एक पूरी लाइफ अगर आप कहीं और गुजार लें और यूरोप में सिर्फ 50 years गुजार लें तो 50 years जो है वो बेहतर है। इससे मिलती जुलती जो बात है वो हम अपने कल्चर में वो यूज़ करते हैं ना कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो इसका मतलब डिफरेंट है काफ़ी, बट मिलती जुलती है, तो इसलिए वो भी एंटीथेसिस की एग्जांपल हो सकती है। ये कहते हैं गिव एवरी मैन द ईयर बट अ फ्यू दाई वॉइस। तो बोलने का जो एक फन होता है ना वो किसी किसी को होता है। तो वो जो है वो इसलिए कहा गया है कि बोलना जो है वो चाहिए, बोलना जो है वो हर किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को ये सूट नहीं करता बोलना। ठीक। फिर देखें, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। अब ये भी जो है वो एक एंटीथेटिकल आइडिया है। ठीक है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो गलती करना जो है वो इंसान का शिवा है, इंसान खता का पुतला है, और किसी को माफ़ कर देना जो है वो ये जो है वो खुदाई सिफ्त है। एक इंसानी सिफ्त है और एक खुदाई सिफ्त है, तो अपोजिट। ठीक। मैनी आर कॉल्ड बट अ फ्यू, बट फ्यू आर चोजन। तो मैनी और फ्यू जो है वो एक दूसरे के क्या उसको कह सकते हैं कि एंटीथेटिकल जो है वो आइडिया है। ठीक। अच्छा उसके बाद देखें, मैनी आर कॉल्ड, ही हैड हिज जेस्ट एंड दे हैड हिज स्टेट। जेस्ट तो वैसे जोक्स को कहते हैं, मजाक करना किसी के साथ, और वो लेकिन यहाँ पर जेस्ट और स्टेट जो है वो उन्होंने इसको आपस में कंपेयर करके एक एंटीथेटिकल आइडिया जो है वो क्रिएट किया है। द प्योर द प्योरिटन्स हेटेड बियर बेटिंग। प्योरिटन्स जो है ना दरअसल क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जो है वो सेक्ट्स हैं, सेक्ट्स जिस तरह हमारे यहाँ फिरके हैं ना डिफरेंट, तो उनके यहाँ भी फिरके हैं। तो उनके यहाँ बेसिक जो बुनियादी जो दो बड़े फिरके हैं वो एक कैथोलिक है और एक प्योरिटन है। प्योरिटन को प्रोटेस्टेंट भी कहते हैं। प्रोटेस्टेंट्स मतलब ये वो लोग हैं जो अपने मज़हब में रिफॉर्म्स चेंजिंग्स के कायल हैं, प्रोटेस्टेंट्स। तो इनका लीडर था मार्टिन लूथर किंग सीनियर। एक तो आपकी बुक में है ना, ये जूनियर है। तो एक मार्टिन लूथर किंग सीनियर था, वो प्रोटेस्टेंट्स का जो है वो संभलने के लीडर था। तो ये उस प्रोटेस्टेंट्स की बात हो रही है, प्योरिटन्स। राइट, आई होप के समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आगे देखें, द प्यूरिटन hated beer baiting not because it gave pain to the beer but because it gave pleasure to the spectators। देखिए ये जो उसने लिखा हुआ है ना, बियर बेटिंग, ये दरअसल एक सॉर्ट ऑफ गेम समझ लें, बड़ी इनह्यूमन गेम है, बड़ी बारबेरियन सी। इसमें ये होता है कि एक बियर जो होता है ना उसको पकड़ लेते हैं ना, उसको कैद कर लेते हैं। उस बियर को कैद करने के बाद उसको उसके ऊपर जो है वो डॉग्स को छोड़ते हैं, जो शिकारी डॉग्स होते हैं
उनको छोड़ देते हैं, फिर उसका तमाशा देखा जाता है तो उस गेम के हवाले से। तो क्या लिखा हुआ, द प्यूरिटन हेटेड बियर बेटिंग not because it gave pain to bear but because it gave pleasure to the spectator. So it's also an antithetical statement which has opposite and contrast ideas. A man's nature run either to herbs or weeds. Okay, herbs और weeds दरअसल ये opposite है ना। herbs जो होती हैं वो useful होती हैं, medicines बनती हैं, बड़ी useful चीज़ें बनती हैं, और weeds are something unnecessary thing, right? Therefore, let him seasonally water the one and destroy the other. तो इसमें water, destroy, herbs, weeds दोनों जो हैं वो एंटीथेटिकल आइडियाज जो हैं वो मौजूद हैं। इसको हम एंटीथेसिस के ज़मरे में रख सकते हैं। ऑलराइट, सो ये आ गया हमारे पास एंटीथेसिस। फिर आगे ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन ऑक्सीमोरॉन जो है ये भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है इससे, एंटीथेसिस से। बट जो एंटीथेसिस है इट इज समथिंग मोर अबाउट आइडियाज, कंप्लीट आइडिया होता है एक ना, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होता है। और जो ऑक्सीमोरॉन है ये इसमें लाजमी होता है कि दो वर्ड्स जो हैं वो अपोजिट होने चाहिए, राइट? अपोजिट होने चाहिए और उनको एक दूसरे के करीब होना चाहिए। कितना करीब होना चाहिए? लाइक ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के आगे पीछे हो, एक वर्ड हो उसके बाद दूसरा वर्ड हो, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो कुछ डिस्टेंस के साथ जो है वो यूज़ किए गए हों। सो बोथ सिचुएशंस जो हैं आर पॉसिबल। अच्छा, ये हो गया हमारे पास ऑक्सीमोरॉन की बेसिक। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यू आर क्लियरली कंफ्यूज्ड। ठीक, यू आर क्लियरली कंफ्यूज्ड। अब इसमें देखें दो वर्ड्स मैंने यूज़ किए, क्लियरली और दूसरा क्या यूज़ किया, कंफ्यूज। तो ये ऑक्सीमोरॉन है, ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ डार्क लाइट, दिस इज अ डार्क लाइट, तो ये जो है ये भी आपके सामने जो है वो ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल है। ठीक, इसी तरह अगर मैं और एग्जांपल देना चाहूँ, मैं कहता हूँ दिस इज अमेजिंगली ऑफुल। अमेजिंगली और ऑफुल, राइट? तो ये जो है वो आपके सामने एग्जांपल है इसकी, ऑक्सीमोरॉन की। अच्छा, अब आप बुक पर देखें, कहते हैं कि हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर, तो ऑनर और डिसऑनर, एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, तो फॉल्सली ट्रू जो है वो। इसी तरह कनिंगली सिंपल, cunningly simple, and then she accepted it as the kind cruelty, तो kind और cruelty जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीमोरॉन। आगे है जी एपिग्राम। एपिग्राम के कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एपिग्राम जो है वो होता क्या है। देखिए, एपिग्राम जो है ना ये बेसिकली आप सिंपलेस्ट वे में अगर समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एपिग्राम जो है वो बेसिकली किसी के कहे हुए वर्ड्स होते हैं। अब किस किस्म के वर्ड्स होते हैं? वाइज वर्ड्स होते हैं, नॉट कि सिंपल एक सेंटेंस हो, इस तरह नहीं होता। वो एक बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस होता है जिसको पढ़ने के बाद आप वाकई उसको एडमायर करते हैं, यार ये बात बड़ी अच्छे अंदाज में की। कोटेशन होती है, वैसे कोटेशन है, लेकिन वो कोटेशन आम कोटेशन से थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसको सुनकर या जिसको पढ़कर जो है आप उसकी तारीफ करते हैं।
ठीक, मतलब बात इस अंदाज में की जाती है कि आप हैरान रह जाते हैं सुन के। एपिग्राम जो है ना, वर्ड एपिग्राम, वैसे ये ग्रीक वर्ड है, समझ लें, ये ग्रीक से इंग्लिश में आया है। तो ग्रीस की जो वाइज कोटेशंस हैं ये बड़ी मशहूर होती थी किसी दौर में, क्योंकि ग्रीस जो है वो कल्चर का, सिविलाइजेशन का एक हब रहा है, एक मरकज़ रहा है, नॉलेज का मरकज़ रहा है। तो इसलिए वहाँ की कोटेशंस जो हैं वो बड़ी वर्दी होती हैं। उसी पे एपिग्राम, उसी से जो है वो आया इंग्लिश के अंदर। तो ये फिर देखते हैं कि ये क्या होता है और इसकी जो है वो क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि ऑक्सीमोरोन को उर्दू में क्या कहते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश और उर्दू के अंदर रिजेम्बलेंस ज़रूर है, लेकिन इंग्लिश का जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। 1400-1500 साल हो गए हैं इसको एवोल्यूट होते होते, हम तक पहुँचते पहुँचते। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उर्दू के अंदर स्टिल एग्जिस्ट नहीं करती। अब उर्दू की तो एज ही तकरीबन अभी सिर्फ 200-250 साल है, वो मैक्सिमम कहें तो 300 साल। उर्दू की तो इतनी एज ही नहीं है। सो इसलिए हम अगर हम हर वक्त उर्दू को कंपेयर करेंगे इंग्लिश के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश के अंदर आपको नहीं मिलेंगी, और इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ और उर्दू के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज किस्म की जो है वो मौजूद होंगी। ठीक, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इंग्लिश की जो एज है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उम्र है इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश के अंदर ऐसी हैं जो उर्दू के अंदर नहीं है। ऑक्सीमोरॉन इज़ वन ऑफ देम। ठीक, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस, ये वैरायटी है ना। जिस तरह आगे चल के हम पढ़ेंगे सेनेक्टॉकी, मेटोनमी, अब उर्दू के अंदर सिर्फ इसका एक ही नाम है, वो एक ही नाम से हम उसको जो है वो करते हैं, मजाज मुरसिल। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, लिखा हुआ है जी, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ओके, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। इसका मतलब जो है ये बात इस तरह से भी की जा सकती थी, बड़ी बड़ी मशहूर कोटेशन है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। अब देखिए, अब द चाइल्ड कहने का मकसद ये है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग, चाइल्ड इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द चिल्ड्रन, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इज फादर ऑफ द मैन। तो जो बनी नो इंसानियत है ना, जो हम हमारी जो स्पीशीज है इस दुनिया के अंदर, इंसान जो है, मैनकाइंड जो है, तो चाइल्ड जो है वो उसका समझ लें कि फादर इस तरह से है कि वो बड़ा होता है, वो सीखता है चीज़ें, और एंड पे आके एक रोल संभालता है सोसाइटी में। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है। अब सुनने वाला कहेगा यार ये बात जो है वो इस तरह से भी की जा सकती थी। देखिए, अ मैन कैंट बी टू केयरफुल इन चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। दुश्मन जो है वो आप चूज करके तो नहीं बनाते ना, वो तो बन जाते हैं। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ट्रेड कहते हैं चलना, वॉक करना, वॉक को कहते हैं। तो फूल्स जो है ना, फूल्स वो भागे हुए आते हैं, और जो एंजल्स होते हैं वो चलने से डरते हैं, वो मतलब बड़ा सोच समझ के चलते हैं, फूंक फूंक के कदम जो है वो रखते हैं। वो है ना शेर एक ले सांस भी आहिस्ता, के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। मिर्ज़ा गालिब का मशहूर शेर है कि इस दुनिया में जो है ना बड़ा सोच समझ कर चलना पड़ता है। इन द मिडस्ट ऑफ द लाइफ वी आर इन डेथ। यस, मतलब जो है इंसान की जो एक इस एग्जिस्टेंस है इस दुनिया के अंदर, तो वो आप देखें वो कितनी सर्टन है, कितनी श्योर है। वी आर सो अनसर्टन, इजंट इट। तो ये जो वो है ना जी, इंसान इतना अनसर्टन है। ये जो हैंडीकैप लोग होते हैं ना, हैंडीकैप, मैं कल एक वो पिछले दिनों एक सीज़न देख रहा था, मुझे उसकी एक लाइन बड़ी पसंद आई। वो उसमें कहता है कि आ, उसकी ना उंगली कट जाती है,
और सैफ अली खान होता है, उसकी उंगली कट जाती है, तो उसकी मदर उससे पूछती है कि बताओ यार बेटा, ये बताओ, वो पंजाबी सिख बने हुए ना, उसमें कहते हैं कि ये तेरी उंगली ठीक भी हो जाएगी। तो वो आगे से कहता है कि अपनी माँ को कहता है कि आपको पता है, जो लोग हैंडीकैप होते हैं या किसी भी तरह वजह से वो माजूर होते हैं, कोई ना कोई उनकी बॉडी के अंदर डिफेक्ट होता है, वो जो हैंडीकैप नहीं होते उनको क्या कहते हैं? वो कहते हैं टेम्परेरीली, टेम्परेरीली एबल पर्सन। मतलब एक तो डिसेबल होता है ना, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो टेम्परेरीली, जिनको जो है वो मुकम्मल हैं और टेम्परेरीली जो है वो उनके पास वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो कि उनके अंदर हैं, तो एवरीबडी ऑफ अस इज टेम्परेरी। सो वही बात उसने यहाँ पे की है कि इन द मिडस्ट ऑफ द लाइफ वी आर इन डेथ। फिर देखें, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग, कंसील कहते हैं छुपाना, कोई चीज़ हाइड करना, तो कहते हैं मतलब छुपाना असल आर्ट है ना चीज़ों को। जो बंदा फूल होता है ना, वो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, एक्सपोज करता है चीज़ों को। तो जो समझदार शख्स होता है ना, वो चीज़ों को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करता, वो छुप छुपा के चलता है। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फो। यस, क्योंकि फो बना के आप सीखते हैं ना, लर्निंग होती है ना, फिर आप नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते। नो देन दाई सेल्फ, प्रज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। नो देन, वो है ना शेर, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करना, ये अपने आप को जो है वो सर्च करना। तो हम लोग क्या करते हैं आमतौर पर, आजकल का मुआशरा जो है ना, अनफॉर्चुनेटली, नाउज बिल्ला, मतलब सेकुलरिज्म की तरफ जा रहा है, एथियज्म की तरफ जा रहा है, गॉड के बारे में चीज़ें प्रज्यूम करता है और देखता है, सोचता है ऐसे। तो आप अगर गॉड के बारे में चीज़ों को अज्यूम कर रहे हैं, प्रज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, उसमें आपको जो है वो ज़्यादा फायदा होगा। तो आप जो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, तो गॉड की एग्जिस्टेंस जो है वो आपको उसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं रहता। ये कहते हैं द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, यानी मैन काइंड की स्टडी करना मैन कहलाता है। द फूल डॉस think does mean does, the fool does think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool। बिल्कुल ऐसे ही है, ये वो बात की गई है कि इंसान जो होता है, जितना वक्त के साथ सीखता जाता है ना, उसे उतना ही लगता है कि मैं कितना कम सीखा हुआ हूँ, मुझे कितना कम पता है। और जो जो इंसान जितना कम सीखा हुआ होता है, उसको उतना ही लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीखा हुआ हूँ। ये वो वाली बात है। ठीक, तो ये जो है वो इसके साथ हो गया। इसके अलावा बहुत सारी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम ये भी हो सकती है कि इफ़ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस, है ना। या हम यूँ कह लें कि इट इज़ ईदर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स अ डार्कनेस, राइट। मतलब ये बेहतर है कि आप कैंडल जला लीजिए बजाय इसके कि आप डार्कनेस को कोसते रहें। क्या ख्याल है? ठीक है। लाई हैवी ऑन हिम, उन लोगों पर बड़ा बोझ होता है, बड़ा वजन होता है अर्थ का। फॉर ही लेड मैनी हैवी लोड ऑन दी। तो फॉर, बिकॉज, फॉर ये बिकॉज वाला है ना, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, बिकॉज ही लेड मैनी हैवी लेड ऑन दी। बिल्कुल ठीक। जो आप पर बहुत ज़्यादा मतलब बोझ डालते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको तंग करते हैं, खुद उनकी ज़िंदगी जो है वो कोई अच्छी नहीं होती। दे themselves आर burdened, राइट। अच्छा, a student said that epigram should be explained again. Okay, I'll discuss later. फिर देखिए, here lies our sovereign lord the king, यानी लॉर्ड को उसने एक्सप्लेन किया है। द किंग, किंग की बात हो रही है, हमारा एक किंग जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और कुछ भी कर सकता है।
whose word no man relies on। तो किंग जो है आमतौर पर ऐसा शख्स होता है जो पूरी सोसाइटी में सबसे मोतबर शख्स समझा जाता है और उसकी बात की एक वर्थ होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर लोग किसी का भी एतबार कर लेंगे लेकिन किंग की बात का एतबार नहीं करेंगे। आप अपने मुल्क में देख लीजिए ना, हमारे पॉलिटिशियंस की बात का कोई एतबार है? वी डू नॉट रिलाई अपॉन दैम, वी डू नॉट ट्रस्ट दैम। दे विल से एनीथिंग एंड दे विल डेविएट ऑफ दैम ऑफ इट। अब वो उससे मुकर जाएंगे। खैर, who never said a foolish thing and never did a wise one। ये वही वाली बात है कि इंसान सीखता है ना, एक चीज करता है वो ठीक नहीं होती, उससे सीखता है, फिर नेक्स्ट टाइम ठीक करता है। अगर वो कुछ करेगा ही नहीं, मतलब कुछ फूलिश नहीं करेगा, तो जाहिर है फिर वो कुछ करेगा ही नहीं, फिर अच्छा कैसे होगा फिर। ये वो वाली बात है। ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट है जी आयरनी। इसको भी थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज आयरनी। आयरनी जो होती है ना, वो बेसिकली अपोजिट मीनिंग्स होते हैं। मतलब लिटरल वर्ड्स हैं, अगर उस लिटरल वर्ड्स के अपोजिट मीनिंग्स अगर आपको कहीं से मिल जाएं, तो हम कहेंगे जनाब ये कि आयरनी है, उसके अंदर इम्प्लाइड होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, तो इट्स एन आयरनी। यार पुलिस स्टेशन रॉब हो गया, वो तो दूसरों को रॉबरी से बचाने वाला है और खुद ही रॉब हो गया, सो इट्स एन आयरनी। या मैं यूं कहूँ कि अ पायलट हैज फियर ऑफ फ्लाइट ऑफ हाइट, अ पायलट हैज फियर ऑफ हाइट। पायलट एक ऐसा बंदा है जिसने उड़ना ही आसमानों और बुलंदियों पर है। अगर उसी को ही बुलंदियों से डर लगना शुरू हो जाएगा तो जाहिर है इट्स एन आयरनी, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक या सोशल मीडिया को लेकर कोई, सोशल मीडिया आजकल काफ़ी है। अ पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूजलेस फेसबुक इज। यानी फेसबुक के ऊपर ही पोस्ट किया हुआ है लोगों को बताने के लिए कि फेसबुक जो है वो एक यूजलेस एप्लीकेशन है। सुन आयरनी है। या हम यूं कहें जी कि एक ट्रैफिक सार्जेंट जो है उसका चालान हो गया, ट्रैफिक सार्जेंट का चालान हो गया, या ट्रैफिक सार्जेंट का जो लाइसेंस है वो क्या उसको कहते हैं कैंसिल हो गया। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रही है कि सर आयरनी को सार्किज्म कह सकते हैं? एक्चुअली सार्किज्म इज अ ब्रॉडर टर्म। सार्किज्म जो है वो ये एक ब्रॉडर टर्म होती है और ये किसी एक सेंटेंस में या किसी एक वर्ड में या किसी एक क्लॉज में नहीं होता। सार्किज्म जो होता है ना, एक पूरे ऐसे के अंदर सार्किज्म हो सकता है। हाँ, मीनिंग वाइज टू ग्रेटर एक्सटेंट दे बिलोंग टू सेम फैमिली। हम ये कह सकते हैं कि इनकी मदर एक ही है, आयरनी की और सार्किज्म की। ठीक। लेकिन आयरनी बहरहाल डिफरेंट चीज़ है सार्किज्म से। आयरनी एक छोटी टर्म है और सार्किज्म जो है वो एक बड़ी टर्म है। अच्छा खैर आगे देखते हैं, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं वो उसने जो दी हुई हैं वो क्या क्या है। कहते हैं आयरनी is a mode of speech in which the real meaning is exactly the opposite of the other which is lit। हाँ, एक चीज़ ये देख लें कि आयरनी के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि जो लिटरल वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स जो हैं वो आपने अपोजिट लेने हैं। ठीक है, नो डाउट बट यू आर द पीपल एंड विजडम shall die with you। विजडम कैसे डाई कर सकती है किसी के साथ? ये तो नहीं हो सकता। विजडम नेवर डाइज विथ एनी पर्सन, इट रिमेन्स देयर। ठीक है, यानी ये जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि आयरनी जो है वो बेसिकली कभी भी लिटरल वर्ड का पैरेलल नहीं होती, बल्कि वो क्या होगा, लिटरल वर्ड का अपोजिट होगा। अच्छा जस्ट अ मिनट, ये नेट का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके दैट्स ऑल राइट। सो no doubt but you are the people and wisdom shall die with you, irony। The atrocious crime of being a young man, which the honorable gentleman has, with such spirit and decency, charged upon me, I shall neither attempt to
palliate nor deny। अच्छा, इस सेंटेंस को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब। सबसे पहला वर्ड देखें, एट्रोशियस। एट्रोशियस कहते हैं मतलब समथिंग यू नो ब्रूटल, ब्रूटल यानी ब्रूटल समथिंग, बारबेरियन कह सकते हैं। ठीक, तो क्या कहता है, द एट्रोशियस क्राइम ऑफ बीइंग अ यंग मैन, ठीक है, विच द ऑनरेबल जेंटलमैन हैज। ओके, ऑनरेबल और दूसरी तरफ पट्रिशियस, मतलब एक जेंटलमैन जो है वो एक ब्रूटल क्राइम कर रहा है, तो इट्स समथिंग एक चीज़ है। The atrocious crime of being a young man which the honorable gentleman has with such spirit and decency तो irony है ना, charge upon me, I shall neither attempt to palliate nor deny। palliate कहते हैं एलिवेट करना, रिलीव करना, किसी चीज़ को ईज करना। वैसे इसका एक मतलब डिस्गाइज भी होता है। तो इसके अंदर क्या आयरनी है कि वो आपने सुना है टर्म कभी, वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं कि हमारी सोसाइटी के जो बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं ना, बड़े बड़े जिनके पास पावर होती है चेयर की, डेजिग्नेशन ओहदे की, वो वाइट कॉलर क्राइम करते हैं, बड़े सूट बूटेड होके और बड़े तकरीरें करते हैं करप्शन के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ, और बड़ा मतलब जो है वो डिसेंट होते हैं, बट उनके क्राइम अगर आप देखें दे वुड बी वेरी ब्रूटल। तो ये थोड़ा सा वो टच है इसके अंदर, तो आयरनी है ना। हेयर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस, ये फिर वो ब्रूटस, इसको मुझे लगता है कि शेक्सपियर से कुछ खास मोहब्बत है इस बुक के अंदर। जो एग्जाम्पल ज़्यादातर दी गई है ना वो एक स्टूडेंट पूछ रही है ब्रूटस के मीनिंग क्या है। ब्रूटस उसका नाम है, एक शख्स का नाम है। इसके बारे में मैंने बात की थी ना कि ब्रूटस जो है इज नेम ऑफ अ पर्सन, राइट। तो ये वो जूलियस सीजर के अंदर, जो जूलियस सीजर है उसका बड़ा करीबी, यूँ कह लें कि साथी था, उसका बड़ा करीबी दोस्त था। अच्छा, तो आगे चलते हैं जी। कहते हैं here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, okay, so are they all honorable men, come I to speak in Caesar's funeral, he was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man। अच्छा, ये असल में ना बड़ा कॉन्टेक्चुअल ये स्टैंजा है। दरअसल होता ये है कि एंड पे आ गया ना, ये जो ज़ाहिर है जूलियस सीजर में से लिया गया है ये स्टैंजा। तो जूलियस सीजर में ये होता है कि ब्रूटस एंड पे आके सारी दुनिया जो है, पूरी आवाम सारे जूलियस सीजर के खिलाफ हो जाते हैं। अब जब वो जूलियस सीजर के खिलाफ हो जाते हैं तो ब्रूटस जो है वो अभी नहीं होता ना खिलाफ। तो ब्रूटस ना फिर एक तकरीर करता है, एक स्पीच करता है अपनी आवाम से।